हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। सॉलिड स्टेट की बात करेंगे आज हम लोग। क्लास 11th में सॉलिड स्टेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। कंसेप्ट को समझेंगे पहले, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद नोट्स देखेंगे इसके नोट्स, और साथ में जो भी न्यूमेरिकल आएगा उन सभी न्यूमेरिकल को हम लोग समझेंगे। चलिए, तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले सॉलिड होता क्या है वो समझते हैं। नोट्स में लिख रहा हूँ तो आप लोग भी नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। द सॉलिड्स आर सबस्टांसेज, ठीक है। द सॉलिड्स आर सब्सटेंसेज। सब्सटेंसेज, ध्यान से आपको सारा नोट्स बनाने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप, तो सॉलिड जो होगा उसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा, और शेप भी डेफिनेट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है जिससे सॉलिड बना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये जो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये हमारा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एटम हो सकता है, और ये हमारा क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड में, ये क्या है, ये हमारा एक रेगुलर ऑर्डर में होगा। कैसे, सपोज कि एक कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, और इसी तरह ये रेगुलर ऑर्डर में होगा। और जो कांस्टेंट पार्टिकल है, ये जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बीच में फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये फोर्स अगर हम बात करें, अगर ये ए है और ये बी है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा जिसके कारण इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ये हमारा अलग अलग टाइप का फोर्स लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉलिड। और इस फोर्स को हम कहेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स है, वीक फोर्स होगा तो क्या होगा गैस में, तो वो सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड किस पे डिपेंड करता है कि जो ऑर्डर है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है सॉलिड का इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये और चीज़ पे डिपेंड करेगा, जैसे कि अरेंजमेंट क्या है। तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। किस क्या चीज़ इस पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ओके। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, और साथ में जो फोर्स है, हमने फोर्स की बात कर ही लिया, तो फोर्स पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि सॉलिड एक ऐसा सबस्टांस है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है और जिसका शेप फिक्स होगा। ये जो शेप और वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स होगा, वो किसके कारण होगा कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो ऑर्डरली होगा और उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, राइट। तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और फोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉलिड क्या होगा कि रिजिड होगा। क्या होगा, सॉलिड रिजिड होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। रिजिड होगा क्योंकि रिजिड कहने का मतलब है कि ये जो है मेंटेन देयर शेप, मेंटेन देयर शेप, शेप। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर वो अपना शेप मेंटेन करते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि सपोज ये सॉलिड है, ठीक है। इस कोई कोई एक सॉलिड है और इस पे हमने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके बीच में इतना फोर्स लग रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स को रेजिस्ट करे, मतलब इस फोर्स का कोई चेंज ना आए, जिसके कारण जो हमारा सॉलिड है उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा और शेप फिक्स रहेगा। लेकिन यही बात अगर हम बात दूसरे स्टेट ऑफ मैटर की करें, जैसे लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, ध्यान समझना है। तो लिक्विड और गैस में चूंकि ऑर्डरली पेयर में रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन जो फोर्स है वो फोर्स वीक होगा, जिसके कारण वो इतना वीक होगा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिसके कारण कि वॉल्यूम तो फिक्स होगा सॉलिड लिक्विड का,
ठीक है। और गैस तो फिक्स होगा, गैस का तो होगा नहीं, वॉल्यूम क्या होगा, लिक्विड का फिक्स होगा। लेकिन फोर्स इतना ऐसा होगा जिसके कारण लिक्विड एंड गैस दोनों फ्लो कर जाए, क्या कर जाए, फ्लो कर जाए। और क्यों होता है फ्लो, या फिर कोई सॉलिड में क्यों होता है, उसका शेप कैसे मेंटेन रहता है, इस चीज़ को भी बात करेंगे। तो जब जैसे ही फ्लो करे होगा तो हम कहेंगे कि इसमें फ्लूइडिटी आ गई, क्या आ गई, फ्लूइडिटी आ गई। तो यहाँ पे लिक्विड, ओके, एंड गैस को हम फ्लूइड कहेंगे, क्या कहेंगे, गैसेस को क्या कहेंगे कि लिक्विड्स, और जो गैसेज है उसको हम फ्लूइड कहेंगे। अच्छा, ये चीज़ है कि कोई चीज़ सॉलिड है, कोई चीज़ फ्लूइड है, वो क्यों होता है, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो कि हम लोगों ने बात किया है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है, एक दो अलग अलग कांस्टेंट पार्टिकल अलग अलग होना चाहिए, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हो, इसके बीच में जो फोर्स लग जाए, इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिफाइन करेगा कि कोई भी सबस्टांस सॉलिड है या लिक्विड है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ साथ हम देखेंगे थर्मल एनर्जी को। क्या, थर्मल एनर्जी को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल एनर्जी। जैसे मैं बोलता हूँ कि आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन क्या है, सॉलिड है, कब, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये सॉलिड है। लेकिन आयरन को अगर हम 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दें तो ये हमारा लिक्विड में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सबस्टांस सॉलिड स्टेट में रहेगा, वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे समझिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी दोनों के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो जाता है, राइट, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इंटर या किसी भी टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा थर्मल एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से, इसको अभी समझेंगे से, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सॉलिड स्टेट में रहेगा। और थर्मल एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, तो ये हमारा लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए आप कि अगर गैस है, ठीक है, गैस है, गैस से ये लिक्विड में अगर ये कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड से अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब है कि जो है थर्मल एनर्जी कम हो रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहेंगे, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किसके ओवर, ओवर थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो देखिए नोट्स भी आप बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा रिटेन में, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि और भी वीडियो बनाओ, मतलब चैनल ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। सो अगर हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, थर्मल एनर्जी कम होता है, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीडोमिनेंस होता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो अगर एनर्जी इतना मिल गया जिससे कि जो हमारा रेगुलर था सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल, वो उसके बीच में जो बॉन्ड था वो टूटने लगा, तो क्या होगा, सॉलिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के ये बात समझ में आई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है स्टेट ऑफ मैटर को लेके एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे जनरली अगर कोई सॉलिड है, इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। अगर रूम टेम्परेचर पे कोई मैटर हमारा लिक्विड में है, तो हम ये कहेंगे कि लगभग लगभग जो है इंटरमीडिएट स्टेट में है, दोनों का लगभग लगभग बराबर है, जिससे कि इसका जो है शेप जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लिक्विड के केस में। लेकिन अगर सॉलिड गैस की बात करें, तो हम कहेंगे थर्मल एनर्जी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम कर चुका है और ये गैसियस स्टेट में आ गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चल
एक चीज़ और यहाँ पे समझिए कि देखिए थर्मल एनर्जी करता क्या है बेसिकली, कि अगर ये हमारा क्या है मॉलिक्यूल है जो कि सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा आगे पीछे या ऊपर नीचे। लेकिन अगर ये थर्मल एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इसके बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से, इस कॉस्टिंग से काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक थर्मल एनर्जी क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ओवरकम कर देगा किसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। तो ये जो है सॉलिड से लिक्विड, फिर फर्दर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग करते हैं सॉलिड का। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज अभी तक हमने डिस्कस किया है, उस प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर जो सॉलिड है उसका जो है डेफिनिट शेप होगा, डेफिनिट शेप एंड क्या होगा, वॉल्यूम। किसका, सॉलिड का शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा, और शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होगा। मास तो फिक्स होगा ही, मास में कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मतलब अगर हमने जो बात किया कि अरेंजमेंट में ये अगर दो मॉलिक्यूल इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन solid are short and intermolecular force are strong, are short and intermolecular forces are strong। आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं स्ट्रांग। दूसरा हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा उसका पोजीशन फिक्स होगा। द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। समझ में आ रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल है वो फिक्स होगा एंड ओनली ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, ओनली ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, अभी इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए कि अगर ये हमारा कांस्टेंट पार्टिकल है तो ये सिर्फ मीन पोजीशन के आगे पीछे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर इसका थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा। तो इसी कारण चूंकि थर्मल एनर्जी इसका कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक है, तो इसी कारण सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल एंड रिजिड। सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है, कंपेरेबल एंड रिजिड। ध्यान से आपको ये सारा कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा। क्यों होगा ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर दैन, डेंसिटी की बात करें अगर हम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर दैन किससे अधिक होगा, सिंपल सा बात है, लिक्विड से और गैस से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा इसकी भी बात करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ग्रेटर दैन डेट ऑफ लिक्विड एंड गैस, दैन डेट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, गैसेज इससे अधिक हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डेंसिटी जो होता है क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, और सॉलिड का मास फिक्स है और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंड करेगा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे क्या करेगा, वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, मास डिवाइड बाई ए क्यू दैट इज द साइड का होल क्यू, अगर क्यूब मानते हैं। मतलब ये ए जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है
और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, शॉर्ट होता है। तो इसके कारण इसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। तो वॉल्यूम कम होने के कारण डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड हीट होके क्या हो जाता है, इस चीज़ को हम लोगों ने किया है कि सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी रहेगा, लेकिन हीट करने से थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा जिससे कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फर्दर अगर लिक्विड को हीट करते हैं तो अगेन ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी आ जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में मूव करेगा, ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। Okay, so we can say that the process is known as melting and the temperature at which solid change into liquid, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, राइट। द मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, किस तरह का सॉलिड, किस तरह का नेचर है सॉलिड में, कौन सा बाइंडिंग फोर्स है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लिक्विड को गैस, अच्छा एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो एग्जाम्पल सपोज आइस ले लेते हैं, ठीक है। आइस को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं, लेटेंट हीट को अगर ओवरकम कर लेते हैं तो ये हमारा किस में चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। तो ये जो आइस से लिक्विड में जाना ये हमारा मेल्टिंग है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और फर्दर अगर हीट करते हैं तो ये हमारा वाटर वेपर में चला जाएगा, ठीक है, जो डेट इज़ वेपराइजेशन होगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि ये हमारा मेल्टिंग हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग हो गया। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सॉलिड के बारे में। सॉलिड का सिंपल सा जो इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। ओके, सो यहाँ पे सॉलिड स्टेज का थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ किया, और ये जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड में क्यों होता है, डेट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में जाना। और अगर ये सॉलिड में, सॉलिड से गैस में अगर जाता है, या गैस सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट होता है, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो हमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करना होगा। और ओवरकम करके वो ओवरकम कैसे होगा, थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस को बढ़ाना होगा, ठीक है, तो उसे हीट करना होगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप लोग को अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिए लेक्चर जो है लगभग 10 से 15 लेक्चर हम लोग करेंगे, जिससे कि सिलेबस में तो 10 लेक्चर है, लेकिन 10 से 15 लेक्चर हम लोग करेंगे, इससे अधिक हो जाएगा क्योंकि लेक्चर वहाँ पे 45 मिनट का, यहाँ पे 20-20 मिनट का लेक्चर करेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारा कुछ भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा भी वीडियो आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, हिट कीजिए लाइक बटन को और शेयर कीजिए, और कंटेंट को पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।